क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का एग्जिट होने जा रहा है? क्या नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी पश्चिम बंगाल में एक बड़ा उलटफेर करने जा रही है, बड़ा अपसेट करने जा रही है? आज का बड़ा सवाल यही है और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए मेरे साथ मनोज सिंह जी हैं, मर्कराइज के एक ऐसी एजेंसी जिसने कई सारे इलेक्शंस जो हैं वो एकदम एक्यूरेट कॉल किए थे। बिहार का इलेक्शन याद होगा, किसी ने बीजेपी की इतनी प्रचंड जीत एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन सर ने और सर की एजेंसी ने एकदम एक्यूरेट कॉल किया था। तो सर स्वागत है। बिना वक्त गवाए आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये जो हाई वोटर टर्नआउट है, इसे किसे फायदा किसे नुकसान? देखिए, इससे एक तरफा ये नहीं कहा जा सकता है कि इनका नुकसान है, लेकिन इसके फायदा होते हुए जरूर हम लोग बात कर सकते हैं कि इसको बीजेपी से कितना फायदा हो रहा है। पहले होता क्या था कि बंगाल में जब भी हाई पोल होता था तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट, चाहे कम्युनिस्ट की पार्टी रही हो, चाहे आप टीएमसी की देख लिए हो, एक समय कांग्रेस की भी था, तो उनको फायदा होता था। लेकिन यहाँ पे एसआईआर एक हो गया है। एसआईआर के बाद बहुत सारे ऐसी चीजें बदल गई हैं जो कि हाई पोल को लेकर जा रही हैं। पहले हमारा क्या था कि 100 था, 13% 14% जो एसआईआर में कटे, तो मेरा 86 पे काउंटिंग शुरू हो रहा। तो इस बार जो भी पोल होगा वो हाई होगा, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन इस एसआईआर से फायदा नुकसान किसको हो रहा है, इस पे हम लोग ज्यादा बात कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। आपने हाई वोटर टर्नआउट वाला पॉइंट बताया सर, थोड़ा सा दर्शकों की क्लैरिटी के लिए आप ये बताइए, हाई वोटर टर्नआउट, एक तो सर मैं दर्शकों को ये क्लियर करना चाहती हूँ, जिन दो लोगों को इस वक्त सुन रहे हैं, हम रियल सेंस में ग्राउंड पर गए हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैं जब आपसे कह रही हूँ कि मैंने ग्राउंड कवरेज की है तो कलकत्ता में खड़े होकर पूरे पश्चिम बंगाल का मूड बता दिया है, या मनोज सर जो हैं इन्होंने कलकत्ता में बैठ के पूरा सर्वे कर दिया, एग्जिट पोल कर दिया है। हम लोग दूर दराज के गांव में भी गए हैं, नॉर्थ बंगाल साउथ बंगाल के फर्क को भी समझते हैं, नॉर्थ कोलकाता साउथ कोलकाता के फर्क को भी समझते हैं, क्योंकि हर रीजन की तासीर, पहाड़ को भी समझते हैं, मैदान को भी समझते हैं, और हर रीजन की तासीर अलग होती है, वो अलग तरीके से वोट करता है, उसके मुद्दे भी अलग होते हैं। तो ऐसे में अगर लोग आपसे कह रहे हैं कि उन्होंने ग्राउंड कवरेज की है, तो पश्चिम बंगाल की सभी डिस्ट्रिक्ट की कवरेज को ग्राउंड कवरेज कहा जाता है। सर, जो आपने हाई वोटर टर्नआउट को लेकर पॉइंट किया, एसआईआर को लेकर लोगों के मन में बहुत फियर आया, क्योंकि मैं लगातार पश्चिम बंगाल में रही हूँ। वहां पे मैंने स्टेशन पर लोगों को देखा, इनफैक्ट मैंने एक व्यक्ति को देखा जिसके पांव में फ्रैक्चर था, वो प्लास्टर करा के केरल से आया था अपनी फैमिली के साथ, उसे मुर्शिदाबाद जाना था। क्या लोगों के मन में ये जो एक तरह का भय था कि भाई मेरा वोट ना कट जाए आगे के लिए, मेरा यहाँ से बस्ता गोल ना हो जाए, वो चीज उन्हें वहां पर खींच के लाई, या किसी पार्टी के साथ लगा, या दोनों? एक डर ये पैदा किया गया। पहले तो मैं बता दूं कि जो लोग नहीं आते थे पहले पोल करने, जो अभी आए हैं, यदि वो पोल करने नहीं भी आते थे तो उनका पोल होता था। आदित्य जी एकदम क्लियर आपको बता दूं कि पोल होता था और वो वोट परसेंटेज में आता था। इस बार वो पोल करने आए हैं, क्योंकि उनके अंदर ये भय बनाया गया है कि यदि आप पोल करने नहीं आएंगे तो आपकी नागरिकता छीनी जाएगी, हो सकता है आपके जमीन और परिवार और घर को भी बाहर कर दिया जाएगा। ये डर इसलिए पैदा किया गया कि टीएमसी को लग गया कि इस बार सेंट्रल जो है वो काफी कड़ाई के साथ पोल कराने की अपनी सोच रखा है, और ज्ञानेश कुमार पिछले 6 महीने से जो अपना रुख अपनाए थे उन्होंने बंगाल में, तो उसका भी असर दिख रहा था कि भाई इस बार जो इलेक्शन होगा उसको शांतिपूर्वक और अच्छे तरीके से कराने की एक प्लानिंग चल रही है। तो इन लोगों को डर लगा कि भाई यदि ये नहीं आएंगे तो मैं इनका पोल नहीं कर पाऊंगा, तो यदि मैं इनका पोल नहीं कर पाऊंगा तो मेरे सीधे नुकसान होगा। तो ये वो लोग आए हैं अपने पोल करने के लिए, और उसी पोल में वो पोल कर रहे हैं जो पिछला उनका पोल दूसरे ने किया था। तो उससे ये कहना कि टीएमसी का बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ऐसा नहीं है। अब बीजेपी को क्यों फायदा होगा? अब बीजेपी को फायदा यहां पे आकर इसलिए ज्यादा होगा कि क्या है कि जो 68 लाख वोटर कटे हैं, उस 68 लाख वोटर में होता क्या था कि कम से कम 40 और 45% वोट कर दिया जाता था टीएमसी के लोगों का, और ये समय वो यूटिलाइज किया जाता था तो दोपहर का समय। आप बंगाल की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए पोल का, कि सुबह लेकर दोपहर 12 बजे तक हाई पोल होता था, और फिर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक लो पोल होता था, और फिर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक हाई पोल होता था। इस 3 घंटा में ऐसे भी बंगाल आप घूम रही थी तो दोपहर के समय में बंगाल के लोग थोड़ा आराम करना महसूस करते हैं, और वो आराम करना, हाँ वो 3 घंटा वो करते हैं। बहुत जगहों पर तो दुकानें बंद हो जाती हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं सर। मैं कंफ्यूज हो गई थी, मुझे लगा था कि शायद फोर्सेस ने बंद कराई, तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, यहाँ पे लोग सोते हैं। हाँ वो सोते हैं दोपहर की।
तो ये हाँ। 3 घंटा, और ये 3 घंटा में क्या होता था कि टीएमसी के जो दबंग लोग होते थे, जिन्हें आज के डेट में इलेक्शन कमीशन करता है गुंडे तत्व है या बांग्लादेशी तत्व कहिए, जो भी कहिए, ये लोग हर एक ईवीएम में गड़बड़िया करते थे, पोल करते थे, दबाते थे। और उन्हें पता था, देखिए एक चीज तो टीएमसी का था कि वो वोटरों का मैपिंग बहुत अच्छा करके रखा था। हम्म। आदित्य जी का किस पे वोट पड़ेगा, मनोज सिंह का किस पे वोट पड़ेगा और किसको उनको पता होता था, और उसी हिसाब से उस पोल को करते थे। कभी वो ये नहीं था कि जो टीएमसी का समर्थक था उसका वो पोल खुद कर देते थे। उन्हें पता था कि ये देर सवेर आएंगे और हमारे लिए पोल करेंगे। नहीं करने वाले ये लोग हैं, उनको करें। और उनको बूथ तक आने के लिए बहुत सारी उनके पास योजनाएं होती थी कि आप अपने सोसाइटी से बाहर न जाएं, गांव में घरों से बाहर आप न निकले, उसके लिए वो डर पैदा करते थे ताकि आप बूथ तक ना आए, लेकिन आपके वोट पड़ते थे। तो एसआईआर से फायदा ऐसे हुआ, लेकिन जो आए उससे फायदा किसी पार्टी विशेष को ज्यादा हो, ऐसा मुझे नहीं लगा है। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु सर आपने हाईलाइट किया। मुझे याद है मैं जब बंगाल में घूम रही थी तो कुछ लोगों से मैंने बात की तो वो कहते थे कि आपको ये कैसे पता कि हम ही वोट डालने जाते। जो भी आपने पॉइंट उठाया कि बीजेपी का वोटर तो कई बार पहुंचता ही नहीं था, टीएमसी का वर्कर एक दिन पहले आकर ही उसके वोटिंग स्लिप लेके चला जाता था और फिर जी। वो जाकर वोट डालता था और वो जो वोटर था वो घर ही बैठा रहता था। तो बहुत ऐसी मतलब एकदम शॉकिंग स्टोरीज हैं। मैं सर आप बस सीधा इस बात पर आती हूँ, आपने ये जो एग्जिट पोल किया सर, आपका सैंपल साइज क्या है? और सर मैं ये भी चाहती हूँ जो लोग आपको सुने और समझे, उन्हें एरर ऑफ मार्जिन भी पता होना चाहिए कि भाई 4 मई को क्या इसमें गुंजाइश है और क्या इसमें गुंजाइश नहीं है। देखिए, जो बंगाल में हम लोग किया था, 68,000 से ऊपर हम लोग का डेटा है एग्जिट पोल का। इसमें ओपिनियन पोल का नहीं है। जो ठीक है। दो 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 टर्न हुआ है, जैसे 2 फेज में जो इलेक्शन है, दोनों को मिलाकर 68,000 है, जिसमें से मेल जो है 33,688 लोग हैं, फीमेल 21,313 लोग हैं, और नए वोटर जिनका नया नाम जुड़ा है और उस तरह के जो वोटर है वो 13,750 है। देखिए, एक थंब रूल है कि भाई एरर जो मार्जिन होता है वो 3% होता है। 2% का लीजिए, 3% का मार्जिन ऑफ एरर, हाँ एरर सॉरी। जो होता है वो 3% होता हाँ। है। तो यही रूल यहाँ पे भी चल रहा है कि हम 3% के मार्जिन ऑफ एरर पे हैं, इस यही कर रहे हैं। अब लोगों का आता है कि भाई 3% मार्जिन ऑफ एरर में क्या हो सकता है। तो कभी हम्म। कभी बचाव में हमेशा हुआ है, जो भी सर्वे एजेंसियां वो करती थी क्या, कि जब भी ट्रेंड बदलता था तो कहती थी भाई मैंने 3% मार्जिन ऑफ एरर दिया है। तो इसमें तो इतनी होता क्या है आदित्य जी कि जितने मार्जिनल सीट होते हैं उसको ध्यान में रखकर हमको एरर को अपने रखना पड़ता है। क्योंकि जब भी ट्रेंड आता है, जो कम मार्जिन से वोट सीट जीत विधानसभा है जहां पे जीत हो रही है, तो जो रूलिंग पार्टी होती है ना, या जो जीतते हुए पार्टी होते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है वो, जो पता नहीं चलता है। आप हिमाचल का देख लीजिए, चूंकि समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि 12,000 में पूरी सरकार चली गई, 12,000 वोट है। हम्म। तो ये कहा जाता है कि मार्जिन ऑफ एरर का ये इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन मार्जिन ऑफ एरर 3% में इतने सीटों का डिफरेंस आ जाएगा, ये बताना टफ होता है। हम्म। तो मार्जिन ऑफ एरर को हमारे वोट परसेंटेज के साथ जोड़िए, सीट के साथ मत जोड़िए। मैं बार बार ये कहता हूं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु आपने सर यहाँ पे इस पे भी क्लैरिटी दे दी। अब आप मुझे ये बताइए कौन से मुद्दे थे जिस पर पश्चिम बंगाल की जनता ने वोट किया है? मैं आपका जवाब लूंगी सर, उससे पहले जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि हाई वोटर टर्नआउट से क्या किसी पार्टी विशेष को फायदा होगा? मनोज जी अपनी बात कह चुके हैं, आपको क्या लगता है? आपको लगता है बीजेपी को फायदा होगा, टीएमसी को फायदा होगा, या किसी पार्टी को इसमें फायदा नहीं होगा? वो आप कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लेकिन सर जो मैंने आपसे पूछा, कौन से मुद्दे रहे जिन्होंने पश्चिम बंगाल के वोटर के मूड को डिसाइड किया? सबसे बड़ा मूड तो आप ये कहिए कि बाहरी वर्षवत भीतरी, जिस तरीके से वहां पे डेमोग्राफी बदला है, वो बड़ा चेंजेस आ भी हो। दूसरी बात आदित्य जी, 50 साल से ऊपर हो गए, बंगाल में कभी भी डबल इंजन की सरकार नहीं बनी है। हम्म। लोगों में ये कहिए कि हार्दिक इच्छा है, या कहिए कि ये सोच रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो हो सकता है कि हमारे राज्य का विकास हो। कलकत्ता हम्म। घूम जाइए, आप कहीं फुटपाथ नहीं देखेंगे, हम्म। सारे कवर हो चुके हैं। ये कौन लोग आकर बस गए? गांव के लोग रोजगार की तलाश में आए थे,
जो आकर यहाँ फुटपाथ पे बस गए, और कलकत्ता के लोग नौकरी की तलाश में बंगलोर चले गए या दूसरे राज्यों में चले गए। तो ऊपर से भी पलायन हुआ और नीचे से, यानी कि गांव के लोग पलायन किए तो कहाँ गए? कलकत्ता में बसे, और कलकत्ता के लोग पलायन क्या किए? तो दूसरे राज्य में जाकर बस गए। तो ऐसे स्थिति में हुआ क्या कि सारा डेमोग्राफी वहां पे जिस तरीके से डिस्टर्ब हुआ, एक बड़ा रिएक्शन उन बंगालियों के बीच में देखने को मिल रहा है। हम्म। तो मुझे लग रहा है कि ये मुद्दा जो था वो सारे मुद्दे को मिलाकर सबसे बड़ा मुद्दा था जहां पे पोल हो रहा है। लोग को मैं कम से कम 10 गांव की बात बता सकता हूं जहां पे अधिक 500 घर है, उसमें से 40 बंगाली फैमिली है, और वहां पे 450 नन बंगाली जो मैंने मुस्लिम परिवार हैं वो किस तरीके से रह रहे हैं। उनसे जब आप बात कीजिए तो क्या होता है? तो लोग शांति के लिए, बदलाव के लिए, विकास के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए, ये चार मुद्दे वहां पे सब कुछ पे भारी था, और मुझे लगता है कि इसी चार मुद्दे पे पोल हुआ है वहां पे। आपने जो सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया मनोज सर, इसी से रिलेटेड जो आपने बात की उसे मैं थोड़ा सा दर्शकों को बताती हूँ, क्योंकि मैंने रिपोर्टिंग की मालदा से, मुर्शिदाबाद से, और वहां पर मैंने देखा कि कैसे जो हिंदू, एक हिंदू का गांव और चारों तरफ से उसमें मुसलमानों के गांव से वो सराउंडेड, और वहां पर फोर्स को लगाकर रखना पड़ता है, उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए आपको फोर्स को लगाकर रखना पड़ता है। और ये कहाँ होता है? कैसे बंगाल में होता है, जहां पर डेमोक्रेसी की दुहाई दी जाती है, जहां पर बंगाली कल्चर की दुहाई दी जाती है, जहां पर ये कहा जाता है कि भाई हम सब ना एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। देखो, हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलती है, लेकिन आप जब इस तरह की बातें सुने तो आज आपसे मतलब जो दर्शक देख रहे हैं, आप मोठाबारी के बारे में पढ़िएगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कि आप जिसे वेरीफाई ना कर सके, जो मैं आपसे कह रही हूँ। आप मोठाबारी में जो घटनाएं हुई हैं, हिंदू ये कहते हैं कि सर चाहे वक्त का मुद्दा आता हो, चाहे किसी का एक्सीडेंट में मौत हो जाए, तो दुकानें उनकी तोड़ी जाती हैं, लूटपाट उनके साथ की जाती है। कोई एक्सीडेंट में मर गया मुस्लिम, दुकानें पर अटैक हो जाएगा, एंगर हिंदू पर डायरेक्टेड होगा। और ये जो आपने बिंदु उठाया, वो मुझे मेरे जहन में वो सारी बातें रेजोनेट हो रही थी, एकदम एको कर रही थी, जब आपने ये बात कही कि भाई कुछ छितरे हुए हिंदू और उसके चारों तरफ से मुसलमान। कलियाचक, वहां पर आप देखिए कि कुछ हजार हिंदू और लाखों की संख्या में मुसलमान। तो ये डेमोक्रेसी चेंज कैसे हो गई? आपको लगता है डेमोक्रेसी चेंज इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनाने में बीजेपी कामयाब होगी 100%? एकदम 100% होगी, लोगों को है। दूसरी बात, एक आदित्य जी और बात बता देता हूं कि जो भी बंगाल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ घुसपैठियां हैं, मैं कहता हूं नहीं है वहां पे घुसपैठियां। बंगाल बांग्लादेश से घुसकर वहां सिर्फ अपने परिचय पत्र बनाते हैं, हाँ। इंडियन जो भी होगा, और वहां से वो आते हैं, दिल्ली हो, बम्बे हो, यहाँ पे जाते हैं जॉब करने के, क्योंकि बंगाल में तो जो नौकरी है नहीं। हम्म। लेकिन ये वो लोग थे जो आते हैं बंगाल में वोट करने के लिए। चूंकि टीएमसी के लोग या पार्टी रिलेटेड जो लोग भी उनका कार्ड बनाते थे, वोटर आईडी हो, चाहे आधार हो, चाहे जो भी हो, वो ये शर्त बनाते थे कि वोट देते समय आपको बंगाल आना पड़ेगा, हमारी पार्टी को पोल करना पड़ेगा। तो लोगों को ये पता है वहां तक। जैसे मैं, आप सोचिए कि कितना उनकी मैपिंग अच्छी है, या कहीं इंफॉर्मेशन कितना अच्छा है। मैं कलकत्ता में उतरा हूं, वहां से मैं मुर्शिदाबाद के निकला हूं, और हम्म। मुर्शिदाबाद के बाद मैं मालदा गया हूं। और टीएमसी के जब पत्रकार से, मैं पत्रकार की मैं बात बता रहा हूं जो टीएमसी बीट करते हैं, उन्होंने कहा कि आप वहां से इतने क्यों लेट चले, आप यहां रुके तो ऐसा किया आपने। वो सोचिए, मुझे बारे में वहां से यहां तक पता किया गया था कि आप, मैं हम्म। किससे मिल रहा हूं, किससे बात कर रहा हूं, क्या इंफॉर्मेशन ले रहा हूं। तो सही बात है। सोचिए कि जब इतनी मैपिंग हो रही है, तो जो मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मैं उसके इंफॉर्मेशन में कितना विश्वास करूं। हम्म। तो जब हम यहां से जाकर कुछ घंटे में इतनी अपने अंदर डर पैदा कर ले रहे हैं, या डर मेरे महसूस होता है, तो जो वहां रहते हैं तो उनके अंदर कितनी डर होगी। तो इस बार मुझे लगता है कि ये जो डर वहां के लोगों में है, वो वहां की शक्ति बनकर वोट के रूप में उभरेगा। आप मानते हैं भयमुक्त चुनाव है? मैं पूरी तरह से नहीं मानता, लेकिन मानता हूं कि इसमें बहुत ज्यादा सफलता चुनाव आयोग ने पाया है, और मैं इसके लिए बधाई भी दूंगा। चूंकि मैं बिहार में भी उनको बधाई दिया था कि पहला ऐसा राज्य है बिहार जहां पे एक भी पोलिंग बूथ पे वोट कैंसिल नहीं हुआ था। और बंगाल पिछले 152 में अभी तक मुझे किसी पोलिंग बूथ पे कैंसिल होते हुए नजर नहीं आया। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां भी ना हो।
छिटपुट हिंसा की खबरें आ रही हैं, वो बूथ के बाहर आ रही है, बूथ के अंदर की नहीं आ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना भी है और इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद भी देता हूं कि भाई जिस तरीके से आपने चुनाव किया है, सख्ती जरूरत थी, आपने उस सख्ती को शांतिपूर्वक माहौल बनाने में कायम किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि कुछ ऐसे भी रिपोर्ट्स आए मनोज जी, जिसमें कहा गया कि ईवीएम जो है उसकी टेपिंग हुई, बीजेपी का जो ऑप्शन है, बीजेपी ने आरोप लगाया, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर वेरीफाई हो जाता है तो दोबारा से वहां पर रिपोल कराएंगे, मतलब दोबारा से वहां पर पोलिंग होगी। अब मैं जी जी। आपसे ये कह रही हूँ, जो आपका सैंपल साइज है उसके हिसाब से आपके प्रोजेक्शन सर क्या कहते हैं? आप किसकी देखिए मैं सरकार बनने की बात करते हैं? देखिए जो मेरे हिसाब से लग रहा है कि टीएमसी जो है 125 से 140 के बीच में आएगी, वो सरकार के करीब रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभर रही है। 146 से मेरे आंकड़े में 161 तक आ रहा है, तो बीजेपी 161 तक जा सकती है और अदर्स में जो मेरा है वो 6 से 10 सीटों का है। अब रही वोट परसेंटेज की, तो इस बार मुझे टीएमसी को 40 पॉइंट मैंने 40.8 परसेंट वोट परसेंट आते हुए दिख रहा। वही भारतीय जनता पार्टी को 42.5 और अदर्स को 16.7। दूसरी बात एक आपको मैं बता देता हूं, जब भी वहां पे या ममता बनर्जी आई हो, चाहे कम्युनिस्ट आया हो, चाहे कांग्रेस, विपक्ष जब भी 41% से ऊपर पोल माने उसका वोट परसेंटेज आया है तो सरकार बनाया है। ये अब तक का बंगाल का इतिहास है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार जो मुझे दिख रहा है वो 42.5% तक वोट परसेंटेज लेकर आएगी। यदि ये मेरे आंकड़े सही होते हैं 4 तारीख को, तो सत्ता उसी के हाथ में जाएगी। आपने सर कहा कि आपने टीएमसी के लिए प्रोजेक्शन दिया 125 से 140 का, राइट? 125 से 140 का। हाँ, और बीजेपी के लिए आपने दिया 140 से 100। 146 146 अच्छा, से। आपने उनको सीधा मेजोरिटी मार्क के क्रॉस ही रखा है कि हाँ मेजोरिटी मार्क बीजेपी क्रॉस करेगी। आपका जो लोअर साइड है वो भी हाँ। मेजोरिटी मार्क क्रॉस कराता है, क्योंकि मान रहे 294 मेंबर असेंबली है। हाँ। तो तो आप ये मान रहे हैं कि बीजेपी मेजोरिटी के साथ सरकार बनाए? एकदम आएगी। मैं तो कर रहा हूं कि अभी देखिए क्या है कि अब इलेक्शन कमीशन शाम 6 बजे के बाद भी अपना अपडेट करेगा वोट परसेंटेज जी को जी। लेकर। तो अभी 1.5-2% और बढ़ा, जैसे अभी मुझे लग रहा अभी तो आया नहीं है आंकड़ा 5 बजे का, 6 बजे का। यदि वो आएगा तो मुझे लग रहा है कि 85 या 90 के बीच में आएगा। यदि ये आंकड़े उसी के रेंज में आएगा तो मेरा मानना है कि पिछला जो वोट परसेंटेज था उसी के इर्द गिर्द में वो आ रहा है और वो पोल रहा, तो ये स्थिति बनेगी। यदि उससे थोड़ा बढ़ा, क्योंकि जी महिलाओं में एक बार वोट का उत्साह दिख रहा है, वो जी। जी खुलकर वोट कर रही है, साइलेंट पूर्वक कर रही है, हंस दे रही है जब हम लोग पूछते हैं तो ये आंकड़े 160 से भी ऊपर जा सकते हैं। मैंने कहा ना कि 3% मार्जिन ऑफ एरर में कितनी, चूंकि वो 6 बजे के बाद हम लोग निकालेंगे कि कितनी सीटें मार्जिन ऑफ एरर में फंस रहा, तो मार्जिन और एरर में 3% में भी फंसेगा। चूंकि बड़ा स्टेट है, यहाँ पे 294 की सीटें हैं, तो ऐसे स्थिति में मेरे हिसाब से 30-40 सीटें ऐसी होंगी जो मार्जिन ऑफ एरर में फंसेंगी। वो कहां कन्वर्ट होकर जाएंगी वो देखना है अब। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यानी आप ये कह रहे हैं कि बंगाल में इतिहास रचा जाने वाला है। मतलब हम जो कवरेज कर रहे हैं वो एक ऐतिहासिक डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी का आना और ममता बनर्जी का आउट हो जाना, इससे बड़ी पॉलिटिकल उथल पुथल पूरे भारत में हो सकती है। बड़ा आश्चर्य की बात मत कीजिए, यदि सरकार नहीं बनती है भारतीय जनता पार्टी का और फिर टीएमसी बना लेती है, तो ये बड़ा आश्चर्य वाली बात होगी। आदित्य जी मैं बता, जो हम लोगों ने घूमा, जो आंकड़े दिख रहे हैं, यदि रेंडम आंकड़े का हम यदि सैंपल साइज जो हमारे पास आया है, उसमें भी 22% तक टीएमसी का वोट घटते हुए दिख रहा है विदाउट फिल्टर का। यदि हम फिल्टर कर रहे हैं तो इतने पे आ रहे हैं, तो या तो हम गलत कर रहे हैं या सही करते हुए भी हम गलत साबित हो रहे हैं। तो ये ये समस्या हम लोग में। जी, तो सर ये बताइए, जो एंटी टीएमसी, ये जो टीएमसी के खिलाफ वोट है, ये एंटी इनकम्बेंसी, ये उसका करप्शन, क्योंकि जो कट मनी का कल्चर, मुझे लोगों ने बताया, पक्का मकान मिलता है 1,20,000 मिलता है, 60,000 कट मनी में चला जाता है। जी लोगों ने बताया 3 महीने पैसा मिलता है, क्योंकि दीदी बहुत बात करती है जो लकी भंडार है इसकी, महिलाओं ने बताया 2 महीने पैसा है, फिर वो पैसा कहाँ गया, आना ही बंद हो गया।
जाके पता किया तो पता चला जी पैसा ही नहीं आ रहा है। तो कई बहुत लेवल का करप्शन वहां पे देखने को मिला। ऐसे ही किसान सम्मान निधि को भी लेकर हमने लोगों ने कहा कि बस किसान सम्मान निधि क्योंकि यहाँ सेंटर से अकाउंट में आती है, वरना कोई भी किसान को जो फायदा है सब्सिडी वाला वो डायरेक्टली उस तक नहीं पहुंच पा रहा है। वो भी कट मनी की बात कर रहे हैं। क्योंकि क्या क्या सबसे बड़ा फैक्टर आपको लग रहा है कि लोगों में फटीग था, लोगों में गुस्सा था, लोगों में ममता बनर्जी की सरकार फेल हो गई? क्या क्या आपको इस ट्रेंड पे ले जा रहा है? क्यों क्यों ऐसे रुझान है? आदित्य जी, फिर एक बात, बड़ी बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लोग बार बार जो महिलाओं को 1,500 रुपए मिलता है उसकी बातें कर रहे हैं कि वहां पे तो सरकार दे रही है और पिछले 3 सालों से दे रही है, जिससे महिला उनके तो साथ खुश है। और बात सीधी है। और वो कहते हैं कि भाई आप 3,000 देने की बात कर रहे हैं तो क्यों विश्वास करें जब 1,500 मिल ही रहा है। तो जी अब उसके बारे में मैं बता रहा हूं। जो कोई भी योजना हो, चाहे आप आवास का भी देख ले होंगे, अन्न देख लिए होंगे सेंट्रल का, या आप मध्य प्रदेश का लाडली वाला देख लिए होंगे, लाडली बना का, आप महाराष्ट्र का देख लिए होंगी, आप हर जगह का देख लीजिएगा। बिहार में भी 10,000 रुपया दिया गया। आप 3 साल पहले से देख रही हैं, जब तत्कालिक कोई पैसा दिया जाता है ना, उसका इंपैक्ट तुरंत पोल में दिखता है। जब 3 साल से लोग उसको लेते हैं ना, तो उसकी जो क्रेज होती है वो समाप्त हो जाती है। तो अब क्या होता है, जो नया पाने की उम्मीद होती है तो क्रेज में बदल जाता है। अब 2000 क्या कहा जाता है, 24 वाला पार्लियामेंट इलेक्शन देख लीजिए। सब योजनाएं चल रही थी, सब उससे लाभान्वित थे, लेकिन कांग्रेस ने 3,000 के ऊपर फॉर्म भराया तो कितनी वोट में चेंजेज आ गया था। सीधी सी बात है। तो उस योजना से मुझे मानना है कि जो उनके पहले कट्टर वोटर हैं वही रहेंगे, जो लाभार्थी वोटर है उसमें चेंजेज आएगा। तो मैं आपको पहली बात बता दूं, कट मनी इतना बड़ा वहां इशू है कि आप घर बनाइए तो टीएमसी के लोग आते हैं, कहते हैं भैया एक मेरे यहाँ टीवी भिजवा दीजिए। अच्छा, आपने 50 बोरा सीमेंट गिरवाया, 2 बोरा मेरे यहाँ सीमेंट को कट्टे भिजवा दीजिए। बहुत मुश्किल से लोग घर बनाते हैं, बहुत संभल के बनाते हैं, और वो कहते हैं मैं सुरक्षा प्रदान करूंगा। किससे सुरक्षा प्रदान कीजिएगा भाई? अपने ही सरकार के प्रति, कि भाई आपको सरकार से कोई परेशानी न हो, उसकी मैं, आप खुद साबित करें कि मेरी सरकार करप्ट है जहां से मैं सुरक्षा प्रदान कर रहा हूं। तो ये सिचुएशन है आदित्य जी। तो मेरा मानना है कि ये जो इनकी योजनाएं हैं, पहले से यही कारण था कि देखी होंगी कि इलेक्शन आने के समय एक अनाउंसमेंट हुआ कि मैं बेरोजगार युवाओं को भी 3,000 या 4,000 रुपए का मैं योगदान दूंगी, जो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था। जब सब योजनाएं इतना ही लाभकारी थी और सब उससे खुशी थे, तो फिर नए अनाउंसमेंट का कोई जरूरत नहीं है। आपने क्योंकि अभी घर का जिक्र किया सर, कई लोग तो मकान बना नहीं पा रहे और आधे से ज्यादा लोगों ने अपना पैसा लगा के मकान बनाया। मैंने वो बकायदा रिपोर्ट की थी, एक व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा था कि मुझे आवास मिला है लेकिन आवास बना नहीं, वो 4 दीवारी खड़ी होकर रह गई थी। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, ये ममता के खिलाफ वोट है या ये प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पर वोट है? क्योंकि बीजेपी ने सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया और प्राइम मिनिस्टर ने एग्रेसिवली वहां पर कैंपेन की। मुझे लग रहा है कि ममता के करप्शन पे वोट है। मुझे लग रहा है कि ममता के जो आतंक था उसके विरुद्ध है। मुझे लग रहा है कि जो बंगाल में विकास नहीं हुआ उसके लिए वोट है। मुझे लग रहा है कि युवाओं का जो उम्मीद बनी है कि भाई जब नोएडा और जेवर में इतना बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है तो हमारे राज्य में क्यों नहीं हो सकता, उसके लिए वोट है। तो जब इस सब की बातें करेंगे तो प्रधानमंत्री के चेहरे को नकारा नहीं जा सकता। तो प्रधानमंत्री का चेहरा तो ऊपर रहेगा ही, क्योंकि वो सर्वमान्य नेता बीजेपी के भी है और आम जनता जब उनको पसंद की है तभी 15 साल से वो प्रधानमंत्री है। तो आप कह रहे हैं उनका प्रूवन रिकॉर्ड। लेकिन एक और बात मैं आपसे जाते जाते जो समझना चाह रही हूँ सर, वो ये है, मुझे पता है यू आर इन डिमांड, आज बहुत डिमांड में है आप, लेकिन जो बड़े गेन है, बीजेपी नॉर्थ बंगाल में कितनी सीटें निकाल रही है? जो आपका प्रोजेक्शन है 146 से 160 के बीच का, नॉर्थ बंगाल में कितना स्कोर करती है बीजेपी और साउथ बंगाल में कितना स्कोर करती है? क्योंकि भाई मैं तो पहाड़ से लेके मैदान तक, कूच बिहार से लेके दार्जिलिंग और दार्जिलिंग से लेके पुरुलिया, पुरुलिया से लेके कोई डिस्ट्रिक्ट मैंने छोड़ी नहीं जहां पे मैं गई ना हूं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कहां पर बीजेपी ज्यादा गेन कर रही है?
क्या, और नॉर्थ बिहार में जहां माफ कीजिएगा नॉर्थ बंगाल नोट में जहां बनाओ। ये माना जा रहा था जबरदस्त परफॉर्मेंस बीजेपी की होगी, वहां पे कितनी सीटें निकाल रही है? एचएम ने कहा था 110 सीटें वहां पर निकाली। अब रीजन वाइज आप लेकर चलेंगे, मैंने आपको आंकड़े दे चुका हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा कम समय आपको देना चाह रहा हूं अभी आकर, क्योंकि सामने खड़े लोग अभी मुझे प्लीज लेकिन मुझे बस लेकिन एक एक सवाल चीज करें। बता देता हूं, यदि जी 152 में चलेंगी तो हाँ, 90 प्लस पे बीजेपी है, और हम्म। 142 में चलेंगी तो मेरे हिसाब से 50 के करीब है। और ये जो 50 वाला गेम है, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में दे रहे हैं? हावड़ा, हुगली, कोलकाता, हावड़ा, देखिए हावड़ा, कलकत्ता, हुगली तो पिछली बार बहुत खराब परफॉर्मेंस बीजेपी का मान सकती है, कलकत्ता में तो जीरो ही था। जी। कलकत्ता में इस बार हो सकता है कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी रहे। तो कितना नंबर और आप रखिए, हाँ, कितना और नंबर अब पे? अब आ जाइए संथाल परगना वाले 24 परगना, नॉर्थ और जी साउथ, दोनों जगह जी। इस बार बीजेपी का पहले की अपेक्षा अच्छा परफॉर्मेंस करने जा रही है। ये दोनों जगहों पे अच्छा परफॉर्मेंस होगा, जहां पे सबसे ज्यादा टीएमसी की पकड़ है। तो आप मुझसे कह रहे हैं नॉर्थ परगना, साउथ परगना और कोलकाता ये मेजर गेम्स होंगे बीजेपी के, जो सेकंड फेज की पोलिंग हुई है उसमें। जी जी, दैट विल टेक इट क्लोज टू हाफ सेंचुरी। 50। 100%। चलिए 50 सर, बहुत बहुत। प्लस, 50 हाँ, प्लस, 50 50 प्लस प्लस। मिनिमम। हाँ, और ये हुगली उनकी और सीटें हावड़ा है। में भी बीजेपी के लिए गेम्स है कि नहीं है? हाँ एकदम, वहां भी मैं कह रहा कि कलकत्ता में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी होगी तो आश्चर्य की बात नहीं है, तो जहां उसका 11 की रीजन क्या, 11 सीटें। उसका रीजन क्या मानते हैं आप? कोलकाता में तो जो भद्र लोग लोग और इस बार निकल के पोल कर रहे हैं, उसमें में क्या था कि भद्र लोग दो कारणों से नहीं निकले थे, एक डर, दूसरे कोरोना काल था। इस बार वहां पोल भी बढ़ेगा, उस समय जो था कलकत्ता में जो पोल था 62 या 63% पोल था, ये पोल इस बार 80% से ऊपर जाएगा। तो ये पोल होगा, उस समय पोल के बहुत सारे कारण थे, इस बार बहुत सारे चीजें बदल गई हैं। तो आदित्य जी चलिए इस पे हम लोग अब समाप्त करते हैं, आगे किसी को जी नमस्कार। थैंक यू सो मच। यू कैन ओके। लीव दिस डिस्कशन नाउ सर। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। आपने इतने बिजी टाइम से मुझे ये वक्त दिया। लेकिन मनोज जी कह रहे हैं बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, ट्रेंड्स है, ये क्लियर करते हुए, ये ट्रेंड्स है, ये हम कोई नतीजे नहीं बता रहे। 4 मई को नतीजे आएंगे, लेकिन मट्रीज जो कि एक सटीक पोल्स कॉल करने का उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, उसी के मनोज सिंह ये कह रहे हैं कि जी बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, और वो जो उनका आंकड़ा है, जो उनका पूर्वानुमान मुझे कहना चाहिए, वो 146 से यानी बियॉन्ड मेजोरिटी मार्क्स से लेके उनका जो आंकड़ा है वो है 160 तक का। तो चलिए क्या ही नतीजों में तब्दील होगा, उसके लिए 4 मई का इंतजार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मनोज जी, थैंक यू।